नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो जैसा कि साथियों हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही थी, टेस्ट श्रृंखला की हम बात करते हैं तो प्रयास किया गया था कि लगातार टेस्ट श्रृंखला रहेगी, तो थोड़ा सा गैप आ गया था इसमें, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि अब जो टेस्ट है वो लगातार रहेंगे, किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रहेगा। और आज का जो हमारा विषय है जिसका हम टेस्ट लेने जा रहे हैं वो है कहानी। अब कहानी की हम बात करते हैं तो आधुनिक साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रचलित विधाओं में, आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रचलित विधाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय जो विधा है वो कहानी है, सर्वाधिक लोकप्रिय। और इससे प्रश्न भी आते हैं। कहानी की बात करते हैं तो कहानी लघु कलेवर, कहानी की अगर हम बात करते हैं तो अपने लघु कलेवर और प्रभाव की तीव्रता के कारण, लघु कलेवर इसका जो क्षेत्र होता है वो छोटा रहता है, लघु कलेवर और प्रभाव की तीव्रता के कारण आधुनिक साहित्य की सभी विधाओं में कहानी जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। अब कहें कहानी की बात तो कहानी के बारे में कौन नहीं जाता, प्राचीन समय से ही कहानी का सदुपयोग होता रहा है। और कहानी की हम बात करें तो थोड़े समय में अगर हमें अधिक मनोरंजन चाहिए तो हम कहानी पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़े समय में हमें अधिक प्रेरणा चाहिए तो हम कहानी पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब थोड़े समय में आपको वो सब कुछ यहाँ मिलेगा कहानी में। तो कहानी जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। प्रेमचंद की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गल्प जो है उसके अंदर एक ही विषय रहता है और एक ही भाव को जिसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है, किसी एक भाव या किसी एक उद्देश्य या विषय को जिसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है वो कहानी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? कहानी। अर्थात इसमें कोई एक विषय या फिर कोई एक भाव को लेकर कहानी लिखी जाती है, इसका बड़ा जो है क्षेत्र नहीं रहता है। आज हम कहानी की बात करते हैं तो कहानी की बात करें तो हम देख लेते हैं कि कहानी जो है नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी की बात करें तो व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, इन सभी परीक्षाओं में कहानी जो है अति महत्वपूर्ण बिंदु है और कहानी से काफ़ी संख्या में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। यहाँ हमने कोशिश की है कि जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उनको आपके सामने लाया जाए। इसके अलावा गत वर्षों में जो प्रश्न पहले आ चुके हैं उनको भी हम लेकर आए हैं ताकि आप लोग उनसे समझ सकें, क्योंकि हमने परीक्षा तो दी होती है लेकिन हम न चाहते हुए भी वो जो पेपर हैं पुराने उनको नहीं देख पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम उन पेपरों को देखें और ये देखें कि उनमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, आगे हमें किस प्रकार के प्रश्न पढ़ने हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी समय अभाव के कारण हम उनको नहीं देख पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन वास्तव में पढ़ना क्या चाहिए ये हम तय नहीं कर पाते हैं। तो आज हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं ताकि आप लोग ऐसे प्रश्नों को देख सकें कि पहले की जो परीक्षाएं हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया है और आगे भी हमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार से तैयार करने हैं। तो चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 है, बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? ये जो प्रश्न है ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017 में आ चुका है। बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? अब उद्देश्य की बात करते हैं। घर परिवार को बिखरने से बचाना, पारिवारिक कलह से चित्रण करना, पारिवारिक कलह का चित्रण करना, छोटों की गलतियों को क्षमा कर देना और नारी का महिमा मंडन करना, नारी का महिमा मंडन करना। तो बताइए कि बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? ए, बे, से या फिर दे? तो इसका उत्तर है, चलो मैं आपको समय दे देता हूं थोड़ा सा, आप
उस हिसाब से कर लेना। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब भी प्रश्नोत्तर करने बैठें तो अपने पास एक रजिस्टर लेकर बैठें और उसमें जो संख्या है 1 से लेकर 20 तक, 30 तक, 50 तक संख्या लिख लें। उसके आगे उनके उत्तर देते रहें। जैसे ही मैं प्रश्न बोलता हूँ आप अपना उत्तर दे दीजिए। उसके बाद देख लीजिए, जब मैं उत्तर बोलता हूँ तो उसे मिलान कर लीजिए। अगर आपका उत्तर सही है तो सही कीजिए, गलत है तो गलत कीजिए। और बाद में देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न गलत हुए हैं, गलत हुए तो क्यों हुए। अगर ज़्यादा गलत हुए हैं तो इस विधा को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर गलत कम हुए तो कोई बात नहीं है, कम से कम उसी प्रश्न को दोबारा से पढ़ ले, फिर से पढ़ ले। अब आती है बड़े घर की बेटी। थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। बड़े घर की बेटी जो है वो किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी की कहानी है। किसकी कहानी है? प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की बात करें तो इन्हें कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है। और प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। 300 से ही अधिक कहानियाँ लिखी है, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित है। कितने खंडों में? 8 खंडों में संकलित है। प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद जी पहले किस में लिखते थे? उर्दू में लिखते थे। किस में लिखते थे? उर्दू में। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे। बाद में इन्हें नवाब राय के नाम से लिखते थे और वहाँ पर इनका एक कहानी संग्रह था जिसका नाम था सोजे वतन। क्या नाम था? सोजे वतन। जो कब प्रकाशित हुआ था? 1912 ईस्वी में। किस में था ये? उर्दू में था। कब? 1912 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था सोजे वतन। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में सोजे वतन, जो उर्दू में था। ध्यान रख लेंगे आप, किस में था? उर्दू में था। और इस सोजे वतन को क्या कर दिया गया था? 1912 में अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था और इसकी लगभग 500 से अधिक प्रतियां जो है जला दी गई थी। और प्रेमचंद को लिखने के लिए न लिखने के लिए पाबंद किया गया था कि भविष्य के अंदर वे लिखेंगे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में नवाब राय जी के सामने कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में नवाब राय जी का नाम जो है उन्होंने अपना नाम रख लिया था प्रेमचंद। और वो प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे थे। और प्रेमचंद जो नाम है वो किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। उन्होंने कहा था कि आप हिंदी में लिखना प्रारंभ कीजिए और उन्होंने ही इनको नया नाम दिया था, प्रेमचंद नाम दिया था। नवाब राय के नाम से हम बात करते हैं तो इनका जो पहला कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह जो है, पहला कहानी संग्रह इनका प्रकाशित हुआ था पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। कब? 1907 में प्रकाशित हुई थी ये। किस में हुई थी ये? उर्दू में प्रकाशित हुई थी। और पहला कहानी संग्रह कौन सा था इनका? सोजे वतन। ये भी किस में था? ये भी उर्दू में ही था। यह भी उर्दू में ही था। और ये कब था? 1907 ईस्वी में था। सोजे वतन की बात करें तो ये रहा सोजे वतन। ये सोजे वतन जो है इसमें क्या था? सोजे वतन की जो पहली कहानी है उसी का नाम, दुनिया का जो सबसे अनमोल रतन जो कहानी है वो किस में थी? सोजे वतन में ही संकलित थी। सोजे वतन की हम बात करते हैं तो इसके नायक नायिका का जो नाम है वो बड़ा ही अलग सा नाम है जिसे हमें याद रखना चाहिए। मेरे दिमाग से निकल गया था तो सामने पढ़ी थी किताब तो मैंने कहा दिलफिगार। जो नायक है दुनिया का अनमोल रतन, उसका नायक जो है उसका नाम है दिलफिगार और नायिका का नाम है दिलफरेब। नायिका का नाम क्या है? दिलफरेब। बड़े ही अच्छे नाम हैं तो याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? क्या? दिलफिगार और दिलफरेब, बिल्कुल अलग जो नाम है। क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। हिंदी की बात करें तो इनकी कहानी 1916 में पंच परमेश्वर आई थी। कौन सी? पंच परमेश्वर को माना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं वापस उत्तर पर, देखते हैं उत्तर में क्या है। उत्तर की बात करें तो कौन सा है? बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? बड़े घर की बेटी का कहानी का क्या उद्देश्य है? घर परिवार को बिखरने से बचाना।
घर परिवार को बिखरने से बचाना। अब बड़े घर की बेटी के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं। बड़े घर की बेटी किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। किसकी कहानी है बड़े घर की बेटी? प्रेमचंद जी की कहानी है। और इसमें क्या है, इसकी जो नायिका है वो है आनंदी। नायिका जो है वो है आनंदी, और आनंदी का जो पति है उसका नाम है श्रीकंठ। पति है जो उसका नाम है श्रीकंठ, और इसका जो छोटा भाई है उसका नाम है लाल बिहारी। तो इसमें बताया गया कि किस प्रकार बड़े घर की बेटी वही होती है जो कि परिवार के विघटन को बचा लेती है। लाल बिहारी जो है, इसके बारे में ये कहानी पढ़ी हुई है काफ़ी बार। लाल बिहारी जो है वो एक बार तितर लेके आता है, शायद ऐसा ही है, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, तब तो शायद किसी पाठ्यक्रम में थी तो 2-3 बार पढ़ ली थी। लाल बिहारी जो है वो कोई तितर वगैरह लेकर आता है मारकर, और उसको बनाने के लिए कहता है, तो शायद घर में घी नहीं होता और बगैर घी के बनाया जाता है, या वो कह देती है कि घी कहाँ से लेकर आऊँ। ऐसी स्थिति में जो देवर भाभी है उनकी लड़ाई हो जाती है, और भाभी जो है वो श्रीकंठ को बताती है कि लाल बिहारी ने इस तरह से मुझे बुरा भला कहा, और शायद हाथ भी उठा लेता है लाल बिहारी। तो जो श्रीकंठ है वो लाल बिहारी को घर से निकाल देता है। बाद में लाल बिहारी आनंदी से माफ़ी मांग लेता है और आनंदी उसे माफ़ कर देती है, और इस तरह से परिवार के विघटन को जो है आनंदी बचा लेती है। इसी तरह से ये बड़े घर की बेटी कहानी थी, बड़े घर की बेटी जो कहानी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? शरणदाता वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017 में। ये भी कब आई थी? वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017 में। शरणदाता कहानी क्या है नाम? शरणदाता कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? रफीकुद्दीन, जेबू, देवेंद्र लाल और शेख अताउल्ला खां। ठीक है ना, कौन है केंद्रीय पात्र इसका? ए, बैस है या दे? तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शरणदाता जो कहानी है वो किसकी है? ये कहानी है अज्ञे की कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? देश के विभाजन की त्रासदी को व्यक्त करती कहानी है, या भाईचारे को बढ़ावा देने वाली कहानी है। बढ़ावा देने वाली कहानी है, या फिर भाईचारे को बढ़ावा देने वाली कहानी है शरणदाता। और इसका जो मुख्य पात्र है, केंद्रीय पात्र है, वो कौन है? इसका जो केंद्रीय पात्र है वो है देवेंद्र लाल। कौन है? देवेंद्र लाल जो है वो इसका केंद्रीय पात्र है। कौन? देवेंद्र लाल। और मुख्य पात्र की बात करें तो एक है देवेंद्र लाल और दूसरा है रफीकुद्दीन। एक है देवेंद्र लाल और दूसरा है रफीकुद्दीन। ये इस कहानी के मुख्य पात्र है। शरणदाता कहानी किसकी कहानी है? अज्ञे की कहानी है। अज्ञे की बात करें तो इनका पहला कहानी संग्रह था। पहला कहानी संग्रह दिमाग से निकल गया मेरे। ठीक है, आ जाएगा, थोड़ी देर में बता देंगे। विपथगा, ठीक है, पहला कहानी संग्रह इनका था विपथगा। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? उसने कहा था, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017 में ये प्रश्न आ चुका है। उसने कहा था कहानी में, उसने कहा था कहानी में किस शैली का प्रयोग किया गया है? उसने कहा था कहानी में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पूर्वाभास शैली, डायरी शैली, आत्मकथा शैली या संस्मरण शैली? तो कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, आप बताइए। तो पहले मैं उत्तर ही बता देता हूं, कौन सी शैली का? पूर्वाभास शैली का। कौन सी का? पूर्वाभास शैली का, जिसे पूर्व दीप्ति शैली भी कहा जाता है या फ्लैशबैक पद्धति भी कहा जाता है।
उसने कहा था कहानी की हम बात करते हैं तो उसने कहा था कहानी किसकी है? 1 नंबर पर ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। और दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी थी। पहली 1911 में, पहली 1911 में थी सुखमय जीवन, पहली 1911 में थी सुखमय जीवन। इन्होंने बहुत कम लिखा था और लेकिन कम से भी ये प्रसिद्ध हो गए थे। दूसरी कहानी लिखी थी 1913 में, पहली 1911 में, दूसरी 1913 ईस्वी में, वो थी बुद्धू का कांटा। और तीसरी थी इनकी 1915 ईस्वी में, जिसका नाम था उसने कहा था, जो किस में प्रकाशित हुई थी? जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। इन्होंने 3 कहानियां लिखी थी। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1913 ईस्वी में, और उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में। ठीक है, जो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी थी, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी थी। कहानियों की बात करें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा था? पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा था? पुरस्कार कहानी की नायिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा था? आप पढ़ सकते हैं। प्राणदंड, राजकुमार के लिए क्षमादान, प्रचुर धनराशि, अपने पूर्वजों की भूमि। प्राणदंड, राजकुमार के लिए क्षमादान, प्रचुर धनराशि और अपने पूर्वजों की भूमि। तो क्या मांगा था? आप बताइए क्या मांगा था? तो प्राणदंड। क्या मांगा था? मधुलिका। पुरस्कार कहानी की नायिका ने, यहां नायिका भी नहीं बता रखा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुरस्कार कहानी जो है वो किसकी है? वह है जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार कहानी जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद की बात करें और कहानी जो है इसकी नायिका कौन है? मधुलिका जो है वो इसकी नायिका है। और इसका जो नायक है वो है राजकुमार अरुण। इसका जो नायक है वो है राजकुमार अरुण है। मधुलिका और राजकुमार अरुण। अब मधुलिका जिस क्षेत्र की रहने वाली होती है, जिस राज्य की रहने वाली होती है, और राजकुमार अरुण जो रहता है वो दूसरे राज्य का रहने वाला होता है। वो वहाँ पर युद्ध हार जाता है तो वो मधुलिका का जो राज्य होता है, हालांकि मधुलिका तो एक किसान होती है, या इसके जो दादाजी वगैरह हैं वो राज्य में बड़े सेना के पद पर नियुक्त होते हैं, और ये भूमि भी दान देती है, अपने पूर्वजों की भूमि भी दान दे देती है राजा को खेती करने के लिए। और जो मुख्य कहानी ये है कि मधुलिका जो है वो अरुण से प्रेम करती है, प्रेम बहुत अधिक प्रेम करती है, लेकिन अरुण जो रहता है उसकी निगाह मधुलिका का जो राज्य है, मधुलिका के राज्य से तात्पर्य जिस राज्य में वो रहती है उस राज्य को हड़पना रहते हैं। तो देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए, मतलब पहले जो राज्य होते थे वो उसके देश कहलाते थे, तो मधुलिका जो देशभक्ति की भावना से पूर्ण कहानी है। मधुलिका अपनी देशभक्ति के लिए स्वयं के लिए अरुण को पकड़वा देती है, अरुण के बारे में बता देती है कि अरुण जो है इस राज्य पर हमला करने वाला है। ठीक है, तो अरुण को पकड़वा देती है। जब वो ऐसा कहते हैं तो वो अरुण के लिए मृत्युदंड न मांगकर स्वयं के लिए मृत्युदंड मांगती है कि मुझे मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि वो दोनों साथ साथ में प्रेम और देशभक्ति दोनों का सामंजस्य दिखाया गया है। वो प्रेम और देशभक्ति दोनों को ही निभाना चाहती है, क्योंकि उसने वो एक जिस देश में रहने वाली थी उस देश के लिए वो अपने आप का बलिदान करना चाहती है, इसलिए वो राजकुमार अरुण को पकड़वा देती है। लेकिन वो अरुण को जब फांसी की सज़ा हो जाती है तो वह भी अरुण के बिना जीना नहीं चाहती, इसलिए वह भी क्या है? मृत्युदंड मांगती है।
तो ये है कहानी किसकी, प्रेम जयशंकर प्रसाद की कहानी। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह है वो जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह की बात करें, जयशंकर प्रसाद इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इन्होंने 5 कहानी संग्रह लिखे थे। कौन कौन से? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अच्छा, ये और बताना भूल गया, इंद्रजाल जो पुरस्कार कहानी है वो उनके 5वें कहानी संग्रह इंद्रजाल से ली गई है, जिसकी रचना 1936 ईस्वी में हुई थी। पुरस्कार कहानी जो है जयशंकर प्रसाद के 5वें कहानी संग्रह इंद्रजाल से ली गई है, ठीक है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। अब इनकी कहानियों की बात करें तो उन्होंने 69 कहानियां लिखी थी कुल, जो 5 कहानी संग्रहों में प्रकाशित है। पहला कहानी संग्रह का नाम है छाया, दूसरे का नाम है प्रतिध्वनि, तीसरे का नाम है आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, चौथे का नाम है आंधी और 5वें का नाम है इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, 12, 26, 29, 31 और 36। 1912 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी और अंतिम 1936 ईस्वी। ठीक है, 12, 26, 29, 31 और 36। प्रसाद की जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो ग्राम मानी जाती है। कौन सी कहानी? ग्राम मानी जाती है, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम मानी जाती है, जो 11 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1911 ईस्वी में किस में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। किस में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में। इंदु पत्रिका कौन था? अंबिका प्रसाद गुप्त। ये कौन था? अंबिका प्रसाद गुप्त जो था, ये कौन था? ये कौन थे? सॉरी, जयशंकर प्रसाद के भांजे थे, जिन्होंने इंदु पत्रिका निकाली थी। और जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक सभी कहानियां इंदु पत्रिका में ही प्रकाशित होती थी। ग्राम 1911 ईस्वी। अंतिम कहानी जो इनकी मानी जाती है वो सालवती मानी जाती है। कौन सी कहानी मानी जाती है? सालवती जो है इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। प्रथम कहानी की हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो वो ग्राम मानी जाती है। तो पढ़ाया इसी तरह से जाएगा, जितना पढ़ाया जाएगा अच्छा पढ़ाया जाएगा, विशेष पढ़ाया जाएगा और वैसा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या कहता है प्रश्न संख्या 5? प्रश्न संख्या 5 जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में आ चुका है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में आ चुका है। बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला है। बड़े घर की बेटी कहानी में परिवार विघटन को बचाने वाला है। बेनी माधव सिंह, आनंदी, श्रीकंठ। तो कौन है बचाने वाला? हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो कौन था बचाने वाला? आनंदी। आनंदी जो थी बड़े घर की बेटी और बहू भी थी, तो इसने परिवार के विघटन होने से बचा लिया था। ठीक है, बेनी माधव सिंह थे, इसके 2 बेटे थे, श्रीकंठ और लाल सिंह, लाल बिहारी। श्रीकंठ और लाल बिहारी। श्रीकंठ की पत्नी होती है आनंदी, श्रीकंठ की पत्नी रहती है आनंदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने चैनल पर नेट से संबंधित, हिंदी व्याख्याता से संबंधित, रीड से संबंधित, मतलब हिंदी से संबंधित लगभग संपूर्ण सामग्री आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध होगी। और विशेष रूप से प्रमाणिक पुस्तकों से ही समस्त सामग्री ली गई है। और आपको और बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम एक जो है उपहार आपको देने वाले हैं। तो घोषणा, अच्छी घोषणा रहेगी आपके लिए, बड़ी ही ज़बरदस्त रहेगी, तो तैयार रहें उसके लिए। एटम बम कहानी के रचनाकार है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 जैनेंद्र कुमार,
अज्ञे, पांडे बच्चन शर्मा उग्र और अमृतलाल नागर एटम बम कहानी के रचनाकार है। एटम बम कहानी के रचनाकार है ए, बैस है या फिर द। तो कौन है? द का मतलब अमृतलाल नागर। एटम बम कहानी किसकी है? अमृतलाल नागर की है। किसकी है? अमृतलाल नागर की कहानी है। हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक कहानी है, यथार्थवादी कहानी है, हार की जीत। तो प्यारे विद्यार्थियों, हार की जीत जो है, हार की जीत, हार कर भी जो जीत जाए उसे बाजीगर, हारी हुई बाजी जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। तो आप लोगों को भी बाजीगर बनना है जो हर बाजी जीत जाता है। तो देखिए किंग खान, हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक है, यथार्थवादी है, आदर्शवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। तो कौन सी है? आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आदर्शोन्मुख यथार्थ आंचलिक कहानी जिनमें किसी अंचल विशेष का वर्णन होता है वे आंचलिक कहानी होती है। यथार्थवादी जो यथार्थ को व्यक्त करती है वे यथार्थवादी कहानी होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि पूस की रात हुई प्रेमचंद की, या कफन हुई, ये यथार्थवादी है जिसमें वास्तव में यथार्थ को ही बताया जाता है, जिनका जो अंत रहता है वो ज़्यादातर सुखदायक नहीं रहता है। आदर्शवादी वो होती है जिसमें कहानी अंत में आदर्श प्रस्तुत करती है कि इंसान को कैसा बनना चाहिए। ठीक है। फिर आता है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। ऐसी कहानियाँ क्या होती है? होती तो यथार्थवादी है लेकिन अंत में वे किसकी तरफ चली जाती है? आदर्श की तरफ मुड़ जाती है। अंत में वे आदर्श की तरफ मुड़ जाती है। जैसे प्रेमचंद की कहानी है नमक का दरोगा। नमक का दारोगा जो कहानी है वो किस प्रकार की है? आदर्शोन्मुख, आदर्श की तरफ उन्मुख होती हुई जाती हुई यथार्थवादी। मतलब कहानी में सब कुछ जो घटित होता है वो यथार्थवादी रहता है लेकिन अंत में वो आदर्श को प्रस्तुत करती है, ऐसी कहानी। अब आता है हार की जीत कहानी। हार की जीत कहानी की हम बात करते हैं तो हार की जीत कहानी किसकी है? सुदर्शन की कहानी है। किसकी कहानी है? सुदर्शन की कहानी है। किसकी कहानी है? सुदर्शन की कहानी है। किसकी कहानी है? सुदर्शन की कहानी है जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? 1920 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी हार की जीत। किसकी कहानी है? सुदर्शन की कहानी है। लिख लीजिए। सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से आ जाते हैं घूम फिर कर, ये नहीं आते तो इनसे संबंधित बात भी आ जाती है। तो आप लोग ध्यान रखें। निर्वासित कहानी के रचयिता है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में ये प्रश्न आ चुका है। निर्वासित कहानी के रचयिता है सूर्यबाला, विजयदान देथा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सुदर्शन। सूर्यबाला, विजयदान देथा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सुदर्शन। तो कौन है इस कहानी के रचयिता? कौन है? सूर्यबाला। निर्वासित कहानी के रचयिता कौन है? सूर्यबाला। प्रश्न संख्या 9, कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कहानी और कहानीकार से संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है? प्यारे बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में यह प्रश्न आ चुका है। तीसरी हथेली राजी सेठ। तीसरी हथेली किसकी कहानी है? खोई हुई दिशाएं किसकी कहानी है? गदल किसकी कहानी है? पूस की रात किसकी कहानी है? तो आप देख सकते हैं बड़ा ही आसान प्रश्न आया था। ठीक है। तो पूस की रात या गदल। अब पूस की रात हर व्यक्ति को ध्यान होता है कि पूस की रात, अच्छा विकल्प सुमेलित नहीं है तो पूस की रात प्रेमचंद का है, कोई समस्या नहीं है। दे तो उत्तर नहीं है, सुमेलित नहीं है, नहीं है देखना है। पूस की रात प्रेमचंद ये तो है। गदल भी हमें पता है हरांगे राघव का है। अब हमें तीसरी हथेली और खोई हुई दिशाएं नहीं ध्यान। तीसरी हथेली और खोई हुई दिशाएं हमें नहीं ध्यान है। तीसरी हथेली किसकी है? राजी, मैं बता देता हूं, आपको नहीं ध्यान है। तो तीसरी हथेली किसकी है? राजी सेठ की। अब आता है खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं मोहन राकेश की नहीं है।
तो खोई हुई दिशाएं, उत्तर है हमारे पास ब। उत्तर क्या आया? ब। क्यों आया? क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खोई हुई दिशाएं जो कहानी है वो मोहन राकेश की नहीं है, वो किसकी है? वो है कमलेश्वर की। किसकी है? कमलेश्वर की। किस प्रकार की कहानी है? महानगरीय जीवन को व्यक्त करती हुई कहानी है। महानगरीय जीवन को व्यक्त करती हुई कहानी है खोई हुई दिशाएं। किसका है खोई हुई दिशाएं? कमलेश्वर का। किसका है खोई हुई दिशाएं? कहानी किसकी है? कमलेश्वर की। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 का एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। शहरी जीवन की भागदौड़, दाम्पत्य संबंधों का विघटन, मृत्यु से साक्षात्कार, आधुनिक जीवन के प्रति बढ़ता आकर्षण कौन सा है? एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? तो एक और जिंदगी की हम बात करते हैं तो एक और जिंदगी किसकी कहानी है? एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। किसकी कहानी है? इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश इसके रचनाकार है। और इसका मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? मुख्य प्रतिपाद्य अधिकतर पूछा जाता है, हम पीछे के प्रश्नों से देख सकते हैं। अभी तक 10 प्रश्नों में से शायद 3 प्रश्नों में ये पूछा जा चुका है। तो क्या है इसमें? दाम्पत्य संबंधों का विघटन बताया गया है। एक और जिंदगी में दाम्पत्य संबंधों का विघटन बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? व्याख्याता भर्ती 2016 में आ चुका है। यह प्रश्न कब आ चुका है? व्याख्याता भर्ती 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। क्या है इसमें? देख के बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोंक, जहां लक्ष्मी के सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? कौन सी है? मलबे का मालिक। कौन सी कहानी है? मलबे का मालिक। अब आता है खोई हुई दिशाएं, जिंदगी और जोंक। तो खोई हुई दिशाएं हम पीछे पढ़ चुके हैं। किसकी है खोई हुई दिशाएं? कमलेश्वर की। किसकी है? खोई हुई दिशाएं किसकी है? कमलेश्वर की। जिंदगी और जोंक किसकी है? अमरकांत की। जहां लक्ष्मी कैद है किसकी है? राजेंद्र यादव की। कौन कौन सी खोई हुई दिशाएं पीछे पड़ चुके हैं? कमलेश्वर की है। जिंदगी और जोंक जो है वो किसकी है? अमरकांत की है। और जहां लक्ष्मी कैद है वो राजेंद्र यादव की कहानी है। आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। क्या है प्रश्न संख्या 12? गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, रांगे राघव, मनु भंडारी और ईशा प्रबंधा। तो कौन है गदल कहानी के? ज्यादा समय नहीं लूंगा, रांगे राघव है। गदल कहानी व्याख्याता भर्ती 2016 में पूछा जा चुका है और गदल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी दया प्रकाश सिन्हा द्वारा नहीं लिखी गई? व्याख्याता भर्ती 2016। व्याख्याता भर्ती 2016 में आया है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है?
पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और पत्थर गली उदय प्रकाश द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है? हमें क्या बताना है कि उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी इनमें से नहीं लिखी गई है। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? पत्थर गली। पत्थर गली किसके द्वारा लिखी गई है? नासिरा शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? नासिरा शर्मा के द्वारा। कब प्रकाशित हुई थी ये? 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? पत्थर गली। बाकी तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर और पीली छतरी वाली लड़की, ये किसके हैं? सभी उदय प्रकाश के हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग पूछी जा चुकी है कि तिरिच जो है वो किसकी कहानी है, पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी है और पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है। ये सभी प्रश्न जो है, मैं तो कहता हूँ एक बार क्या कम से कम 2-2, 3-3 बार इनमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि तिरिच किसकी कहानी है, पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी है और पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है। न केवल व्याख्याता भर्ती 2016 बल्कि नेट में भी बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है उदय प्रकाश की कहानियों से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी, तो आप अवश्य ध्यान रखें। आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आधुनिक काल में सचेतन कहानी के प्रणेता कौन थे? सचेतन कहानी के प्रणेता कौन थे? कमलेश्वर, महिप सिंह, राजेंद्र यादव या अभिलेष, कौन थे? कमलेश्वर, महिप सिंह, राजेंद्र यादव या अभिलेष। तो कौन है? महिप सिंह। महिप सिंह सचेतन कहानी। अब इससे संबंधित कमलेश्वर, राजेंद्र यादव सभी ने नई कहानी, जो सठोत्तरी कहानी थी उसके बाद एक कहानी आंदोलन, सबसे पहले 1954 के लगभग शायद नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ था और नई कहानी आंदोलन के बाद उसमें बहुत सारे कहानी आंदोलन शुरू हो गए थे। सचेतन कहानी हुआ, नई कहानी हुआ और सहज कहानी हुआ, ऐसे कहानी हुआ, ऐसे काफ़ी सारे आंदोलन थे। उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे संबंधित आगे प्रश्न आने वाले हैं, फिर उन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। निम्न में से असंगत कहानी बताइए। अंबिका दत्त व्यास कथा कुसुम कलिका। अंबिका दत्त व्यास की कौन सी कहानी है? कथा कुसुम कलिका। चंडी प्रसाद सिंह की हास्य रत्न। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वामा मनोरंजन। हमें क्या बताना है? असंगत बताना है। क्या बताना है? असंगत बताना है कि असंगत कौन सा है इनमें से। अंबिका दत्त व्यास कथा कुसुम कलिका, चंडी प्रसाद सिंह हास्य रत्न, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद वामा मनोरंजन, मुंशी नवल किशोर सिंह कुसुमलता। मुंशी नवल किशोर सिंह नवल किशोर कुसुमलता। तो इनमें से कौन सा है जो असंगत है? तो संगत मैं बता देता हूं पहले। अंबिका दत्त व्यास कथा कुसुम कलिका अंबिका दत्त व्यास की ही कहानी है। चंडी प्रसाद हास्य रत्न जो है वो चंडी प्रसाद सिंह की। राजा शिव प्रसाद वामा मनोरंजन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। कुसुमलता जो है वो इनकी नहीं है। कुसुमलता जो है किसकी है? हरि कृष्ण जौहर की है। किसकी है? हरि कृष्ण जौहर की रचना है। कुसुमलता जो है वो किसकी है? हरि कृष्ण जौहर की है। देखते हैं प्रश्न संख्या 16। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। ब स या फिर द। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित कहानी संग्रह है वामा मनोरंजन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कुछ प्रश्न जो रहेंगे उनको हम विस्तार से करवाएंगे और कुछ को उत्तर बताएंगे, क्योंकि अगर सभी को विस्तार से करवाने लगते हैं तो लगभग हमारी जो क्लास रहती है वो 30 प्रश्नों का टेस्ट रहता है और प्रत्येक बिंदु के हम 2 टेस्ट लेते हैं। 30 लगभग 60 प्रश्न हम प्रत्येक बिंदु के करवाएंगे। तो 30 प्रश्न को जो टेस्ट है वो 1 घंटे से ऊपर चला जाता है, तो क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं
कि जो वास्तव में कुछ एक बताने वाले हैं उनको बता देते हैं और बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे अब ये प्रश्न है, इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, अभी बता देते हैं। प्रेमचंद कृत कहानी है, तो इसमें हमने बताया गया है प्रेमचंद कृत कहानी है विचित्र होली, गृहदाह। विचित्र होली और गृहदाह, ये ध्यान भी रखना है आपने। विचित्र होली कब प्रकाशित हुआ था? 1921 में। गृहदाह 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। परीक्षा 1923, उद्धार 1924, कजाकी 1926, इस्तीफा, उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद की है? तो हम बात करते हैं उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कहानियां किसकी है? प्रेमचंद की है। जब उपयुक्त सभी कहानियां प्रेमचंद की है तो थोड़ा याद कर लेते हैं। क्या याद कर लेते हैं? याद यह कर लेते हैं कि प्रेमचंद की एक कहानी है जिसका नाम है विचित्र होली। प्रेमचंद की एक कहानी है जिसका नाम है विचित्र होली और जो 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की एक कहानी है गृहदाह जो 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की एक कहानी है परीक्षा जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की एक कहानी है उद्धार जो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की एक कहानी है कजाकी जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की एक कहानी है इस्तीफा जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसलिए ध्यान रखना है और उपयुक्त सभी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यह जो प्रश्न लिया गया है वो या तो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है या फिर बच्चन सिंह के इतिहास से लिया होगा, ठीक है, या फिर गणपति चंद्रगुप्त के इतिहास से लिया होगा, वहां से लिया गया है। इसलिए क्या कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेमचंद की जितनी मर्जी कहानियां याद कर ले, वो क्या करते हैं किसी हिंदी साहित्य के इतिहास में से उठाकर एक कहानी दे देते हैं और वो कहानी या वो कहानी का जो नाम रहता है वो इतना प्रसिद्ध नहीं रहता, तो हमने उसके बारे में सुना नहीं होता और वो इतिहास हमने पढ़ा नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मात खा जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि ये किसी हिंदी साहित्य के इतिहास में दिए हुए थे और मैंने वैसा का वैसे इनको उठा लिया ताकि वो हिंदी साहित्य का इतिहास बिना पढ़े ही आपको पूरे नंबर मिल सके। यशपाल कृत कहानी संग्रह है। यशपाल कृत कहानी संग्रह है। यशपाल कृत कहानी संग्रह है। पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं और दया में है उपयुक्त सभी, और उत्तर भी है उपयुक्त सभी। पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया और अभिशप्त, पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, ये सभी जो कहानियां हैं ये किसकी है? यशपाल की। प्रश्न संख्या 19। इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। डायरी के नीरस पृष्ठ, धरती अब भी घूम रही है, पत्थर की आंखें और सच बोलने की भूल। इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। कौन सा है इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह? तो डायरी के नीरस पृष्ठ, उत्तर है ए। डायरी के नीरस पृष्ठ जो है वो इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है किसका है? विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर का। और पत्थर की आंखें किसका है? कमल जोशी का कहानी संग्रह। पत्थर की आंखें किसका है? कमल जोशी का। सच बोलने की भूल किसका है? यशपाल का। सच बोलने की भूल जो है कहानी संग्रह वो किसका है? यशपाल का है। अभी पढ़कर गए हम। शिराजी और पत्थर की आंखें कहानी के रचयिता है। शिराजी और पत्थर की आंखें कहानी के रचयिता है। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, कौन है? शिराजी और पत्थर की आंखें। कौन सी कहानियां हैं? शिराजी और पत्थर की आंखें। कौन है इसका? कमल जोशी। बै,
कौन है? शिराजी और पत्थर की आंखें के रचयिता कौन है? कमल जोशी। मार्कंडेय कृत कहानी संग्रह है, मार्कंडेय कृत कहानी संग्रह, मार्कंडेय नहीं है, ये है शिव प्रसाद सिंह, सॉरी। शिव प्रसाद सिंह कृत कहानी संग्रह है, शिव प्रसाद सिंह कृत कहानी संग्रह है। आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है, उपयुक्त सभी। आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार, उपयुक्त सभी। तो उत्तर है हमारे पास उपयुक्त सभी। ये सभी कहानियां किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। आर पार की माला, मुर्दा सराय और इन्हें भी इंतजार है। प्रश्न संख्या 22, गुलरा के बाबा और हंसा जाई अकेला। गुलरा के बाबा और हंसा जाई अकेला, गुलरा के बाबा और हंसा जाई अकेला कहानी के रचयिता है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। गुलरा के बाबा और हंसा जाई अकेला कहानी के रचयिता है मार्कंडेय। कौन है? कौन है कहानी के रचयिता? मार्कंडेय। प्रश्न संख्या 23, क्या है प्रश्न संख्या 23? निम्न में से संगत कथन बताइए। संगत कथन बताना है हमें। मोहन राकेश तनावों के कहानीकार हैं। राजेंद्र यादव ने निर्व्यक्तिकता पर विशेष बल दिया है। कमलेश्वर की कहानियों में युगिन संक्रमण का मूल्य अन्वेषी स्वर मिलता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका रहेगा संगत कथन। मोहन राकेश तनावों के कहानीकार है, बिल्कुल सही है। राजेंद्र यादव ने निर्व्यक्तिकता पर विशेष बल दिया है, राजेंद्र यादव ने निर्व्यक्तिकता पर विशेष बल दिया है, बिल्कुल सही है। कमलेश्वर की कहानियों में युगिन संक्रमण का मूल्य अन्वेषी स्वर मिलता है, यह भी बिल्कुल सही है। ये इसलिए लिया गया है और सभी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सभी जो विशेषताएं हैं ये हिंदी साहित्य के इतिहास में दी गई हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि किस में से है, क्योंकि मैंने जो प्रश्न बनाए हैं वो डॉक्टर नगेंद्र या बच्चन सिंह या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर गणपति चंद्र गुप्त या दूसरे भी इतिहास हो सकते हैं, उनमें से किसी में दे रखी थी विशेषताएं। तो ऐसी विशेषताओं से संबंधित एक विशेषता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। मलबे का मालिक पहले पूछा जा चुका है, कौन है? मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी का रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। राजेंद्र यादव कृत कहानी संग्रह में असंगत छांटिए। अब इनमें से राजेंद्र यादव किसकी कहानियां? राजेंद्र यादव की। छांटना क्या है? असंगत। भी इनमें से एक कहानी संग्रह ऐसा है जो राजेंद्र यादव का नहीं है। अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, नीली झील, किनारे से किनारे तक, नीली झील किनारे से किनारे तक। तो इनमें से कौन सा एक कहानी संग्रह जो राजेंद्र यादव का नहीं है? तो वो कौन सा है? स। उत्तर है हमारा स। नीली झील जो कहानी संग्रह है वो राजेंद्र यादव का नहीं है। वो किसका है? वो है कमलेश्वर का। प्यारे बच्चों, वो है कमलेश्वर का। प्रश्न संख्या 26, सुमेलित कीजिए। कहानी और कहानीकार को सुमेलित कीजिए। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, नरेश मेहता और शिवानी, सामने इनकी कहानियां दी गई हैं। राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, नरेश मेहता और शिवानी, सामने इनकी कहानियां दी गई है। तो राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है ये देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि देवा की माँ कहानी किसकी है? देवा की माँ कहानी किसकी है? देवा की माँ कहानी किसकी है? राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव की। अब निशा जी कहानी किसकी है? देवा की माँ किसकी है? कमलेश्वर की। देवा की माँ कहानी किसकी है? कमलेश्वर की। अब 2 नंबर पर आता है निशा जी। निशा जी कहानी किसकी है? निशा जी कहानी है नरेश मेहता की। किसकी है? नरेश मेहता की। अब प्रतीक्षा और अपने पार, प्रतीक्षा और अपने पार किसकी है? राजेंद्र यादव की। एक कोई दूसरा किसकी है? शिवानी की। अब हम देखते हैं कि ए का क्या है? एक।
ए का 1, ए का 3, सॉरी राजेंद्र यादव ए का 3, ए का 3 किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, इसका मतलब ये दोनों काट दीजिए, बै और दे काट दीजिए, अब ए और से चलेगा, ए और से चलेगा, ए का 3, ए का 3। अब देखते हैं बै का क्या है 1, बै का 1, तो इसमें भी बै का 1, इसमें भी बै का 1। अब देखते हैं से का 2, इसमें भी से का 2 और इसमें भी से का 2। अब आता है दे का 4, इसमें भी दे का 4 और इसमें भी दे का 4। इसका मतलब है कि इसके उत्तर क्या है, ए व से, दोनों ही इसके उत्तर है, ए व से दोनों। ये प्रश्न बनाने में गलती हो सकती है, लेकिन उत्तर फिलहाल जो उत्तर निकल रहे हैं वो दोनों निकल रहे हैं, ए और से जो है वो दोनों ही इसके उत्तर हैं। चाहे तो हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह हमें सिर्फ इतना याद करना है कि राजेंद्र यादव की कहानियां कौन सी है, प्रतीक्षा और अपने पार। कमलेश्वर की कौन सी है, देवा की माँ। नरेश मेहता की कौन सी है, निशा जी। और शिवानी की कौन सी है, एक कोई दूसरा। मनु भंडारी कृत कहानी संग्रह है, मनु भंडारी कृत कहानी संग्रह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ये सभी कहानी संग्रह किसके हैं, मनु भंडारी के हैं। प्रश्न संख्या 28, लेखिकाओं से संबंधित संगत कथन है, लेखिकाओं से संबंधित संगत कथन है। कृष्णा सोबती सेक्स जने, ये भी किससे लिया गया है, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक रचनाकार के बारे में कोई न कोई विशेषता बतलाई गई थी। प्रत्येक रचनाकार के बारे में जब उसकी रचनाएं बताई जा रही थी तो उसकी विशेषताएं भी बतलाई गई। तो मैंने क्या किया कि प्रत्येक रचनाकार की विशेषताओं को लेकर, मतलब रचनाकार की विशेषताओं को लेकर और उनसे संबंधित ये प्रश्न बनाया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखें। प्रत्येक लाइन से ही एक प्रश्न उठ सकता है, प्रत्येक लाइन से ही एक प्रश्न उठ सकता है, विशेषकर नेट परीक्षा में। कृष्णा सोबती सेक्स जन्य भावुकता को ही उभार कर रह जाती है। कृष्णा सोबती सेक्स जन्य भावुकता को ही उभार कर रह जाती है। उषा पिरवंदा आधुनिकता बोध की कथाकार है। शिवानी की कहानियों में नारी विज्ञान को आधुनिक नए संदर्भों में देखा गया है। उपयुक्त सभी, तो आपको बता देना चाहता हूँ इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। कारण ये है कि मैं ये चाहता हूं कि केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने की बजाय आप उस चीज को समझ सके, इसलिए ये सभी एक साथ दिए गए हैं। कृष्णा सोबती सेक्स जन्य भावुकता को ही उभार कर रह जाती है, बिल्कुल सही है। उषा पिरवंदा आधुनिकता बोध की कथाकार है, बिल्कुल सही है। शिवानी की कहानियों में नारी मनोविज्ञान को आधुनिक नए संदर्भों में देखा गया है, बिल्कुल सही है। छुट्टी का एक दिन कहानी के रचयिता है। प्रश्न संख्या 29, छुट्टी का एक दिन कहानी के रचयिता है। अमरकांत, उषा पिरवंदा, कमलेश्वर या शिवानी, तो कौन है छुट्टी का एक दिन? छुट्टी का एक दिन कहानी के रचयिता कौन है? क्या नाम है छुट्टी का एक दिन? तो कौन है इसके? उषा पिरवंदा, उषा पिरवंदा। तो आज के हमारे टेस्ट का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, और आपको बता दूं कि कहानी 2 भागों में टेस्ट होंगे। प्रत्येक विधा के 2 भागों में हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, कुछ जीवनी वगैरह और इनको छोड़ के। तो इसका भी दूसरा टेस्ट होगा, उसमें 31 से लेकर लगभग 60 तक प्रश्न उसमें भी रहेंगे। चेतन कहानी के प्रवर्तक हैं ए, बै, से या फिर दे। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं ए, बै, से या फिर दे, तो कौन है? ए, महिप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महिप सिंह। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतना समय दिया। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के जो है टेस्ट श्रृंखला या हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण सामग्री आपको यहाँ उपलब्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए, हम लगे रहेंगे आपकी जीत के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके लिए। जय हिंद।